हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी सीजीएल का दोस्तों सेट नंबर 6 की ओर चल रहे हैं, जिनका भी एग्जाम बीएसओ का है फिलहाल के लिए, और इंटर लेवल का तो सबका है ही, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ और क्यूज दोनों मिलेंगे। आप वहां से क्यूज भी मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सेट नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि किसके द्वारा जो है अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो आरबीआई के अनुमति होने पर। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख है। सीडी देशमुख, याद रखिएगा, सीडी देशमुख। एक है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत। एक होता है दोस्तों संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। ये मिट्टी उन स्रोतों में निर्मित होती है जहां तापमान उच्च वर्षा अत्यधिक होती है। ये अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निक्षालन से निर्मित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास की उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अतः ये कृषि उपयुक्त नहीं होती है। ये कौन सी मिट्टी है? तो यह जो है लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। एक है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में 46% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में 46% भूभाग पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं खादर। ठीक है, एक होते हैं खादर, दूसरा होते हैं बांगर। ठीक है, जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर के नाम से जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा जो है अधिक होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम होता है। ठीक है, पोटास की मात्रा अधिक होगा और नाइट्रोजन की मात्रा कम होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर ये काली मृदा की बात करते हैं तो काला मृदा में काला रंग किस कारण होता है? तो टिटनेस, फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महान हिमालय श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी है? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो इसमें कर रहा है, तो 2500 किलोमीटर जो पूरब से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? तो फैक्ट्री के प्रवाह की गणना कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, फैक्ट्री के प्रवाह। क्वेश्चन नंबर आइएगा 5 की ओर। भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला है? तो भारत का अपना केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का स्थापना जो है 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है दोस्तों? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 6। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया के बारे में बात करें तो लोटिया जो है राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। तमिलनाडु का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है दोस्तों? तो बिल्लू, याद रखिएगा, बिल्लू पट्टू। ठीक है, बिल्लू पट्टू जो है तमिलनाडु का क्षेत्रीय संगीत है। पंजाब का क्षेत्रीय संगीत टप्पा है दोस्तों। ठीक है, पंजाब का क्षेत्रीय संगीत टप्पा। टप्पा। असम का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? असम नहीं दोस्तों, अगर उड़ीसा का क्षेत्रीय संगीत की बात करते हैं तो उड़ीसा का क्षेत्रीय संगीत जो है 10 काठिया है। ठीक है, 10 काठिया। असम का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है दोस्तों? बिहू। ठीक है, बिहू नृत्य भी है और बिहू संगीत भी है, तो याद रखिएगा असम का क्षेत्रीय संगीत के रूप में बिहू है। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? कौन सा नहीं है? यह ऑप्शन नंबर डी में क्या है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में दोस्तों। ठीक है, लाहौर जो है पाकिस्तान में है। नैपीताप किसका राजधानी है? तो बर्मा की राजधानी। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? कौन सा नहीं है? लाहौर। ठीक है, लाहौर जो है पाकिस्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। नैपीताब किसका है दोस्तों? तो नैपीताब जो है म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीताब। म्यांमार को जो है बर्मा के नाम से जानते हैं। काठमांडू किसका है दोस्तों? नेपाल का। ठीक है, नेपाल का काठमांडू। और थिम्पू जो है भूटान का है। भूटान का थिम्पू। थिम्पू जो है 1961 में जो है इसका राजधानी बना था, 1961 में। कहता इनमें से कौन संयुग्म खरीफ फसल है? खरीफ फसल में कपास और चावल। ऑप्शन नंबर सी। खरीफ फसल की बुआई की बात करते हैं तो जून से जुलाई जो है इसका बुआई है। और कटाई की बात करें तो सितंबर से क्या है दोस्तों? सितंबर से अक्टूबर जो इसका कटाई है। एक है दोस्तों रबी फसल। ठीक है, रबी फसल में कौन सा आता है? गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। तो अगर रबी फसल की बात करते हैं तो रबी फसल का बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। ठीक है, बुआई। और कटाई की बात करते हैं तो अप्रैल से मई जो है कटाई के समय है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 9 की ओर। बिहार में स्थापित बिहार में स्थापित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाजन पदों के बारे में जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। बौद्ध रचना में 16 महाजन पद, बौद्ध रचना में 16 महाजन पद और 10 गणराज्य का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, 10 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। बताइएगा दोस्तों सूत पीटक। सूत पीटक में जो है किसका वर्णन मिलता है? सूत पीटक में बुद्ध का उपदेश का वर्णन मिलता है, बुद्ध के उपदेश का। विनय पीटक में किसका वर्णन है? तो नियम कानून का वर्णन है, नियम कानून या फिर आचरण, इसका जो है वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक में जो है बुद्ध के शिक्षा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बुद्ध के शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। एक है दोस्तों कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र का लेखक जो है भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र जो है एक जैन ग्रंथ है, याद रखिएगा, जैन ग्रंथ जो है एक कल्पसूत्र है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओंध्र मगध से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। कथकली कहाँ के है दोस्तों? केरल का है कथकली, केरल के। अब कथक जो है उत्तरी भारत का नृत्य है, उत्तरी भारत का नृत्य कौन सा है? कथक है। अब मोहिनीअट्टम भी कहाँ के है? मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, देखिएगा। कहता इनमें से कौन से महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? तो एक है गुड़ी पड़वा, बिहू, गणपति महोत्सव और मारबत बदगिया। तो बिहू जो है असम का है, बाकी गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, गणपति महोत्सव भी महाराष्ट्र का, और मारबत और बदगिया भी कहाँ के है? महाराष्ट्र का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज बिलेट के द्वारा किया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर दोस्तों। 13 में देखिएगा, कहता भाई आई एम हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस का लेखक शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ट्रेन टू द पाकिस्तान का लेखक कौन है दोस्तों? ट्रेन टू द पाकिस्तान खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। ट्रेन टू द पाकिस्तान का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। एक है दोस्तों द सनसेट क्लब। ठीक है, द सनसेट क्लब, द सनसेट क्लब का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। ठीक है, भाई टाइगर का लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। ये जो है अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार 2008 में मिला था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे प्रशासन और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु खाली स्थान द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संसद में 2005 में पारित किया गया था, संसद में 2005 में इसको पारित किया गया था। एक है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में पारित हुआ था, 2009 में, और लागू जो है 2010 में हो चुका था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। कहता है कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय आर्थिक, सामाजिक एवं कृषि दशाओं की यथार्थ विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा है दोस्तों? तो आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है 16वीं सदी का दस्तावेज है। यह जो है 16वीं सदी में लिखा गया था। बताइएगा इसका जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने किया था, अबू फजल ने किया था।
याद रखिएगा, अबू फजल ने किया था। अब आईने अकबरी में क्या वर्णन किया गया है, तो अकबर के शासन या प्रशासन के बारे में बताया गया था। ठीक है, अकबर के प्रशासन या शासन के बारे में बताया गया था। एक है दोस्तों बाबरनामा। बाबरनामा का लेखक कौन है, बाबर है। बाबरनामा का लेखक बाबर है। इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल अब्दुल रहीम ने किया था। फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम ने। हुमायूं नामा का लेखक कौन है दोस्तों, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र है। बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यानी उत्तरी क्षेत्र का लगभग 76% आबादी जो है बाढ़ प्रभावित में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे। जोतदार जो है उसके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। निम्न में से क्या स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, कहता है क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, बच्चों को खतरनाक उद्यमों में काम करने से रोक, ये गलत है दोस्तों। संघ और सम्मेलन स्थापित करने का अधिकार, यहां सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के तहत आता है, और अनुच्छेद 19 के तहत जो है नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दिया जाता है। 6 प्रकार में कौन कौन सा है दोस्तों, पहला में जो है पहला प्रकार में विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। दूसरा में जो है बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का आजादी, ठीक है, अधिकार दिया गया है। तीसरा में कहता है समुदाय और संघ निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। चौथा में कहता है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार। पांचवा में भारत के किसी भी हिस्से में हम निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, छठा में जो है भारत के किसी भी हिस्से में कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। तो यह जो है 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की ओर। और प्रेस की आजादी भी 19 के एक के तहत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहते हैं, संविधान का जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, संविधान के बारे में बात करें तो संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। प्रेम बिहारी नारायण ने इसको जो है हस्तलिखित किया था। बताइएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन 1940 का अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, एक है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किया था। इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को मांग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। 4 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है युग्म को सुलेमित करें। रॉलेट एक्ट 1919 में है, सही है। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1920 में, ये गलत है दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 16-17 में, भी सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है 1918 में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह, ये गलत था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1923 में हुआ था। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं दोस्तों। शायद आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिखता है, कहीं भी कोई त्रुटि है, कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, हम उस पर जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, थोड़ा आपको नहीं दोस्तों बोलने में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करें। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर निश्चित किया गया है, तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, तो पारित जो है 2003 में हुआ था। 2003 में पारित हुआ था और 2004 में लागू कर दिया गया था।
बताइएगा दोस्तों 85वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह जो है 2001 में पारित हुआ था। पारित कब हुआ था? 2001 में। ठीक है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो एससी और एसटी से है। एससी और एसटी से संबंधित है। 96वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह जो है 2011 में हुआ था। 2011 में। इसका संबंध जो है उड़िया के शब्द के स्थान पर ओड़िया किया गया था। जो उड़िया शब्द था उसके स्थान पर क्या किया गया? ओड़िया किया गया। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप लोग को मालूम होगा, इसका स्थापना जो है 2015 में हुआ था। इसमें 5 स्वाधीन सदस्य होता है, जो गलत है। यह ना तो विधिक और ना ही संविधिक परिषद है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सहकारी संघवाद की भावना के विस्तार करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग किस रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग जो है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मोहर भेजने वाले की पहचान निश्चित करती है। यह जो है सही है। मनचे कार्नेलियन से बनाए गए थे, जो गुलाबी रंग के पत्थर थे। इन्होंने पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया था। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कहता है कि सिंधु घाटी में पाए गए सभी सबसे लंबे अभिलेख 26वें चिन्ह पाए गए हैं। ये भी सही है। सिंधु घाटी के लोग द्विधारी और दशमलव प्रणाली दोनों प्रकार की विधि का प्रयोग करते थे। ये भी सही है। ठीक है, द्विधारी और दशमलव प्रणाली दोनों प्रकार की विधि सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। क्या होगा यदि मई और गुजरात में सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाए? यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है। जब पूरा देश ही आंदोलित हो, उसे किसी नेता की आवश्यकता नहीं रहती है। यह किसने और किस आंदोलन में कहा था? तो यह जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च आंदोलन के समय में कहा था। बताइएगा दांडी मार्च आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? इसका प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 से हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च को जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। दांडी मार्च का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो है यह मार्च जो खत्म हुआ था और नमक कानून तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था। 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। कहता है तेउर नहर स्थित है। तेउर नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। गंडक नदी पर जो है 2 और नहर स्थित है। कौन कौन? एक है त्रिवेणी और दूसरा है तिरहुत। ठीक है, एक त्रिवेणु और दूसरा तिरहुत। ये दोनों नहर जो है गंडक नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नागा अर्जुन जो है कनिष्क के समकालीन थे। किसका जो है? तो याद रखिएगा कनिष्क के समकालीन थे। बताइएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं दोस्तों? तो नागा अर्जुन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा है दोस्तों? तो अकबर जो है अनपढ़ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर के राज्याभिषेक जो है 13 वर्ष की आयु में 1556 में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो संरक्षक के रूप में कौन थे दोस्तों? बैरम खां जो इसका संरक्षक था। बताइएगा दोस्तों कि अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध चित्रकार। तो चित्रकार की बात करते हैं तो चित्रकार था कौन? अब्दुस सम्मद। याद रखिएगा अब्दुस सम्मद। अकबर का अंतिम युद्ध कब हुआ था? अकबर का अंतिम युद्ध जो है आसिरगढ़ का युद्ध, जो कि 1601 में। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 जो है अकबर का अंतिम युद्ध। और 1605 में क्या हो गया? इनको मृत्यु हो गया था। एक क्वेश्चन शायद आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, यानी स्थापना जिस समय हुआ था, उस समय भारत पर किसका शासन था?
अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो गठन जो है 1600 में हुआ था, लेकिन असफल रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक शाखा स्थापना हुआ था। उसका शाखा का स्थापना जो है 1613 सूरत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो स्थापना के बाद जो है उसका फरमान लेने के लिए, चलाने के लिए जहांगीर के पास जो है एक दूत गया था, वहां से फरमान लेके फिर आगे उस कंपनी को जो है उस शाखा को आगे बढ़ाया गया था। अच्छा बताइएगा, हम लोग कहां से कहां चले जाते हैं। अकबर के समय में जो है दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा जो है, दास प्रथा कब हुआ था दोस्तों? 1562 में। दास प्रथा 1562 में। तीर्थ यात्रा 1563 में हुआ था। जाजिया कर 1564 में। अब मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। कथा राजस्थान में किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? ठीक है, तो रामसर साइट के रूप में खीचन और मिनार। ठीक है, खीचन और मिनार। मिनार जो है उदयपुर में स्थित है। मिनार कहाँ है दोस्तों? मिनार जो है उदयपुर में, और खीचन जो है फौलादी में स्थित है। याद रखिएगा, मिनार उदयपुर में, खीचन फौलादी में। वर्तमान में जो है भारत में, जो है 91 जो है रामसर साइट है। 91 रामसर साइट है। बताइएगा दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को। रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था पहली बार? 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? किस किले मिला था? इलाहाबाद के किले मिला था। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड दोस्तों, अजमेर किले, मिस्टेक कर गया, अजमेर के किले मिला था। ऑप्शन नंबर 2, थॉमस रो जो है अजमेर के किले मिला था। थॉमस रो किसका राजदूत था? तो थॉमस रो जो है जेम्स प्रथम के राजदूत था। जेम्स प्रथम के राजदूत था। यह जो है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कब गया था? जहांगीर के दरबार में जो है 1615 में गया था। 1615 में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना किया था, उसका एक शाखा, जिसका की स्थापना 1613 में किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो है, या और जो भी कुछ शाखा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह जहांगीर से अनुमति लेने के लिए गया था। ठीक है, जहांगीर से अनुमति लेने के लिए गया था। बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय जो है भारत पर किसका शासन था? तो भारत पर जो है अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत पर शासन किसका था? अकबर के शासन था। और स्थापना कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1600 में इसका स्थापना हुआ था। और अकबर के शासन काल जो है 1556 से 1605 तक चला था। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा के जो है सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं दोस्तों। कथा निम्नलिखित में कौन सा नदी यमुना से नहीं मिलती है? कथा यमुना से कौन सा नहीं मिलते है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैप की ओर, ध्यान दीजिएगा मैप की ओर। देखिए, यमुना नदी का प्रवाह जो है ये हो रहा है। ठीक है, यमुना नदी का प्रवाह। ठीक है, इसमें जो है देख रहे हैं बनास, यमुना नदी का प्रवाह है। यमुना नदी यहाँ से आते हुए यहाँ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बनास, चंबल, काली सिंध है ना, सिंध, बेतवा, ठीक है, और केन, ये सभी नदियां जो है यमुना से मिल रहा है। फिर से एक बार देखिए, केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंध हो गया, है प्रभावती, बनास, चंबल, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है। जबकि सोन जो है गंगा नदी में डायरेक्ट आकर मिल रहा है। ठीक है, ये जो ये लाइन जो है देखिएगा, ये लाइन जो है गंगा नदी का लाइन है। ठीक है, गंगा नदी इधर से प्रवाहित होते हुए यहाँ के मिलता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोन नदी जो है यहाँ के डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यह जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गंगा के उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से कौन कौन नदी आकर मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर की ओर से जो है रामगंगा, टोंस, ठीक है, गोमती, गंडक, कोसी, ये सभी, और एक महानंदा, ये सभी जो है उत्तर की ओर से आके मिलता है। दक्षिण की ओर से चंबल हो, इधर इधर देखिए बनास हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, प्रभावती, बेतवा, केन, सोन, ठीक है, ये सभी जो है दक्षिण की ओर से आकर मिलता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 32 की ओर। गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। इनमें से किसने भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ किया था? भूमि मापांक की व्यवस्था जो है शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने भूमि को मापने के लिए जो है सिकंदरी सिकंदरी गज, ठीक है, और एक जो है सन की डंडी का प्रयोग किया था। ठीक है, सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है सूर साम्राज्य के संस्थापक था। अपने खुद जो है सूर वंश से संबंधित है, इसीलिए सूर साम्राज्य के संस्थापक था। इसका शासनकाल जो है 1540 से 1545 था। 1540 से 1545 में 1540 में इन्होंने बिलग्राम का युद्ध किया था। बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा था, जिसमें शेरशाह जो है विजित हुआ, यानी जीत गया हुमायूं को हरा करके। इसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है दोस्तों, और 1545 में जो है कलिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, कलिंजर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है इसको मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि शेरशाह का जो मृत्यु हुआ था कलिंजर के युद्ध में हुआ था, तो ये तो सबको मालूम है। ठीक है, तो कलिंजर का युद्ध में हुआ था, उसमें कौन सा अस्त्र का प्रयोग कर रहा था? ठीक है, तो बताइएगा, उक्का नामक अस्त्र का प्रयोग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 34 की ओर। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कौन सा है दोस्तों? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना निम्न में से कौन सी है बताइएगा? तो कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 से 28 जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? खान क्वेस्ट का आयोजन जो है भारत और मंगोलिया के मध्य यह जो है 22वां संस्करण का आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 37। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनवाया था। एक है दोस्तों चोल झील। ठीक है, चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों राजेंद्र प्रथम के बारे में अगर देखते हैं तो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासक में से एक राजेंद्र प्रथम था। इन्होंने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। कहाँ स्थित है? तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 38। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ है? जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट जो है मेक इन इंडिया मिशन से संबंधित है। मेक इन इंडिया मिशन का शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एडमिरल कप का संबंध किससे है? एडमिरल कप का संबंध नौकायन से है। एडमिरल कप का संबंध नौकायन से। मुक्केबाजी की बात करते हैं तो एक है दोस्तों बैल वाकर कप, कप नहीं दोस्तों, ट्रॉफी। ठीक है, बैल वारकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। ठीक है दोस्तों, बिलियर्ड्स की बात करते हैं तो एक है दोस्तों थॉमस कप और एक है वारकर ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पर वाकर है, वारकर नहीं, वाकर ट्रॉफी। ठीक है, थॉमस कप और वाकर ट्रॉफी का संबंध किससे? बिलियर्ड से। और बैल वारकर कप का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है, बैल वारकर कप। एक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? कितना किया गया है? 5.5%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना जो है 1935 में हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। ठीक है, रेपो दर किसको कहते हैं? तो रेपो दर जो है ब्याज का वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को जो है सरकारी प्रतिभूति के बदले, सरकारी प्रतिभूति मतलब कोई चीज जो है सोना चांदी हीरा जवाहर उसके बदले देगा। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूति के बदले जो है अल्पकालीन ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो दर। एक बार फिर से बोलते हैं, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को सरकारी प्रतिभूति के बदले अल्पकालीन ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। बताइएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है?
प्रोफेसर जेके मेहता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस का लेखक कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन है। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। एक किताब और है पॉवर्टी एंड फेमिनिज, पॉवर्टी एंड फेमिनिज का लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। सूर्य की दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से सोन नदी निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। महानदी कहां से निकलता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के सिहमा पर्वत से, छत्तीसगढ़ के सिहवा पर्वत से निकलता है, पहाड़ी या फिर पर्वत। छत्तीसगढ़ के सिहवा पर्वत से जो है, सेवा पर्वत से महानदी निकलता है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वत माला से निकलता है दोस्तों, विंध्य पर्वत माला से निकलता है। ताप्ती नदी कहां से निकलता है? तो मध्य प्रदेश में स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलता है। मुल्ताई, मुल्ताई नामक स्थान से निकलता है बेतवा ताप्ती नदी। ठीक है, और सोन नदी कहां से निकलता है? अमरकंटक से, सोन और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? किसने मांगा था बताइएगा? टीपू सुल्तान ने मांगा था। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कौन था? तो हैदर अली का पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। यानी इसी के समय में जो है प्रथम मांगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके समय में? हैदर अली, इसके पिताजी के समय में प्रथम मांगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 में किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है मद्रास की संधि हुआ था। मद्रास की संधि जो है 1769 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में हुआ था। 1780 से 84 में हुआ था। इसी यह भी जो है हैदर अली और जो है अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें जो है हैदर अली को जो मृत्यु हो गया था, यानी हैदर अली पराजित हो गया था। इसमें मंगलोर की संधि हुआ था दोस्तों। मंगलोर की संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1790 से 92, 1790 से 92 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यानी पहला और दूसरा जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, और तीसरा जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। इस युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहां लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष जो है श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 45 की ओर। 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशासन परिषद का अध्यक्ष जो है बी श्रीनिवास को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है? यह कथन जो है जेबी शाह का है। ऑप्शन नंबर बी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी का, लाल कृष्ण आडवाणी का। अच्छा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसका आत्मकथा है? राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है, राम मनोहर लोहिया का। क्वेश्चन नंबर आइएगा 48 की ओर। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन है? गन्ने का उत्पादन जो है सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। बताइएगा दोस्तों, बिहार के सबसे साक्षर जिला कौन है? तो सबसे साक्षर जिला में रोहतास आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, रोहतास के बाद पटना का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 49। 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जो है मैग्सन कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई जो है 1965 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाजी पीर को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1966 के ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता होता है। तो इसके तहत जो है फिर पाकिस्तान को अपना जो है जमीन वापस मिलता है, यानी हाजी पीर को पुनः वापस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। समान विज्ञान आ गया दोस्तों।
एक फोटोवोल्टेइक सेल में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? कौन सा ऊर्जा? तो प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है फोटोवोल्टेइक सेल में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ठीक है। छापे खाना का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना, छापा खाना का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन को ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 53 की ओर। आर्क वेल्डिंग का आवश्यक डीसी वोल्टता है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता जो है 120 से 550 वोल्ट तक होता है। 120 से 550 वोल्ट तक। डीसी वोल्ट की जो आवृत्ति जो है शून्य होता है। डीसी वोल्ट की आवृत्ति क्या होता है? शून्य होती है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। मेसर का उपयोग होता है। मेसर का उपयोग आंख की बीमारी के इलाज में होता है। आंख की बीमारी के इलाज में मेसर का फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। मेसर का उपयोग जो है परमाणु घड़ी को सुधार करने में भी होता है। परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी में जो है इसको सुधार करने के लिए मेसर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 56 की ओर। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला है। और ज्योति फ्लक्स के मात्रक क्या है? ल्यूमेन। ठीक है। ज्योति फ्लक्स के मात्रक ल्यूमेन है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक जो है पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण होती है। किस कारण होता है? तो जड़त्व आघूर्ण के कारण। एक सेकंड दोस्तों, मिस्टेक कर गए। विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? √2g r, √2g r होता है पलायन वेग बराबर। क्वेश्चन नंबर आइएगा 59 की ओर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1। इंद्रधनुष के रंग का क्रम होता है। इंद्रधनुष के रंग का क्रम जो है ऑप्शन नंबर डी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। इसका आप इसको याद कर सकते हैं VIBG/OR। ये जो है 7 को वर्ड याद कर सकते हैं। V से हो जाएगा बैगनी, जिसे हम लोग वायलेट के नाम से जानते हैं। I से हो जाएगा इंडिगो, जिसे जामुनी कहते हैं। B से ब्लू हो जाएगा, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और रेड से R से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है? इंद्रधनुष जो है प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। जिस पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उसे जो है विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है। अनंत विद्युत प्रतिरोध होगा उसे विद्युत रोधी कहते हैं। प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाते हैं, प्रतिरोध का अगर मान जो बढ़ाते हो तो चालकता क्या होगा दोस्तों? चालकता, चालकता जो है कम जाएगा। ठीक है। जितना प्रतिरोध के मान बढ़ाएंगे उतना चालकता क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोध के मान जो है घटाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना कम करेंगे उतना अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगर शून्य करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है। जितना घटाएंगे उतना बढ़ेगा और जितना बढ़ाएंगे उतना घटेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एसआई मात्रक ओम होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक जो है इस इस्पात से बनते हैं। ठीक है। इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 0.05 से 2.1% तक होता है। ठीक है। 0.05 से 2.1% तक होता है। अस्थायी चुंबक के निर्माण, अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे होता है? अस्थायी चुंबक का निर्माण जो है एल निको से होता है। ठीक है। एल निको से होता है। एल निको मतलब क्या होता है दोस्तों? ALNICO मतलब मालूम है?
एल से हो गया एल्युमिनियम, Na से निकेल, CO से कोबाल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 63 की ओर। सूर्य से ऊर्जा निर्माण होता है। सूर्य से ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम बनता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है, बनता नहीं दोस्तों, मतलब इसी पर कार्य करता है, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु बम कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर ही काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 64 की ओर। हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था? हाइड्रोजन बम का विकास जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का निर्माण किया था। न्यूट्रॉन बम का जो है निर्माण किया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है संलयन पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर तो ये हो चुका ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि कोई धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज का क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो V बराबर क्या होता है दोस्तों? IR होता है, ठीक है। अगर I में कुछ भी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर R में कुछ भी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ धारा बढ़ा रहे हैं, मतलब I का मान जो है 5 बढ़ा रहे हैं, I का मान, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध जो है पायस है। दूध क्या है दोस्तों? पायस है। एक हुआ दूध, मक्खन, क्रीम, पेंट, ये सभी क्या है? पायस का उदाहरण है, ठीक है। बताइएगा पायस में जो है कणों की मात्रा कितना होता है? तो मात्रा नहीं दोस्तों, मिस्टेक कर रहे हैं। पायस में कणों का आकार जो है 1 nm से 10 nm तक होता है। कितना होता है? 1 nm से 10 nm तक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान संभव है। अगर पूछे कि चक्रण क्वांटम संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार का? तो प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है दोस्तों? एक है मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरा जो है द्विगेशीय क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और एक चक्रण क्वांटम संख्या s। ये 4 प्रकार का होते हैं, लेकिन इसका मान जो है मात्र 2 ही संभव है। इसका मान कौन कौन है? तो +1/2 और एक -1/2, ये 2 ही मान संभव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो उपर्युक्त सभी में जो है हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जल, DNA और प्रोटीन। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तेजाब का मूल रसायन के रूप में H2SO4 को मानते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, या फिर यह अम्लों के राजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। H2SO4 का HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3 को, ठीक है। या फिर इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। एक है दोस्तों HCl, जो कि हमारे शरीर में जो है पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल है, ठीक है, HCl। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। 70 में देखते हैं दोस्तों, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन है? सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। सीजियम का प्रतीक क्या है? CS है। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 55 है दोस्तों, ठीक है, 55 है। ये तो हुआ सबसे कम। अगर सबसे अधिक की बात करते हैं, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तो कौन है दोस्तों? हीलियम है, ठीक है, हीलियम। याद रखिएगा दोस्तों कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, दाएं जाने पर आयनन विभव का मात्रा क्या होता है? इसका जो है मान जो है बढ़ जाता है। आयनन विभव के मान जो है बढ़ जाता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान जो है क्या होगा? घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। एक है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे KNO3 कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा के नाम से भी जानते हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? उर्वरक के रूप में, ठीक है, उर्वरक के रूप में। एक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा के नाम से जानते हैं, धोबन सोडा के नाम से। सिल्वर नाइट्रेट, बताइएगा सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? AgNO3, ठीक है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग घाव के संक्रमण को रोकने में करते हैं। जो घाव हुआ है उसको संक्रमण ज्यादा नहीं कर सके, इसको रोकने के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो है लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 की ओर। हीरे के बिक्री का भार की इकाई कैरेट में होती है। एक कैरेट बराबर कितना होता है? एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। ए बी रक्त समूह में, कहता है ए बी रक्त समूह में जो है ना तो, अच्छा, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। और एक है ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ए बी को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं और ओ को जो है सर्वदाता के नाम से जानते हैं। सर्वदाता कौन सा है? ओ है, ठीक है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए 16 तत्व का आवश्यक है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन जो मुख्य रूप से जो है पौधे के विकास में उत्तरदायी होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन आज का। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो है शरीर के कुल भार का 2% के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे वजन कितना होता है दोस्तों? तो 1300 से 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है, ठीक है। एक वयस्क मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर खून की मात्रा कहते हैं रक्त, तो रक्त जो है कुल वजन का लगभग 7% होता है। कुल वजन का लगभग 7% मानव शरीर में खून पाया जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आपसे एक सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो कृपया कर सपोर्ट करें और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।